फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं मार्केट में। स्पेशली नेक्स्ट वीक की अगर बात करें तो बहुत सारी कंपनीज के आईपीओज आ रहे हैं। एंड हमने उसमें से दो आईपीओज अब तक कवर किए हैं। सबसे पहले हमने जो पीएसयू का आईपीओ आ रहा है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का, उसे कवर किया था। और उसके बाद हमने जो नया वीडियो अपलोड किया था टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। हमें अच्छा खासा रिस्पांस आया दोनों भी वीडियोस के लिए। एंड इसीलिए हमने सोचा कि जो एक और आईपीओ बहुत ज़्यादा चर्चा में है मार्केट में, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, आप में से भी कुछ व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स रहेंगे जिन्हें ये क्वेश्चन रहेगा फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारा रिटर्न आ चुका है। रिसेंटली इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी एंट्री हुई, और बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस कंपनीज के भी आईपीओ आए थे जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया था। तो इसीलिए हम आज के वीडियो में फेडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ को कवर करने जा रहे हैं। तो हम कंपनी की एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। अब जो इसके फाइनेंशियल्स है उन्हें स्टडी करेंगे, जो कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग है उन्हें देखेंगे, इसका पीयर कंपैरिजन भी करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या ये आईपीओ हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो इसके आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ इसका 22 तारीख को लॉन्च होने जा रहा है, जो 24 तारीख तक चालू रहेगा। फेस वैल्यू पर शेयर 10 का है। जो प्राइस बैंड इन्होंने ऑफर किया है वो 132 टू 140 का है। लॉट साइज इसका 107 शेयर्स रहेगा। और आप देख सकते हो कि इसमें दो कंपोनेंट है। जो बेसिकली इनका आईपीओ है वो टोटल 1092 करोड़ का है, जिसमें से जो फ्रेश इशू होने जा रहा है वो 600 करोड़ का है। और जो ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है, वो अपनी शेयर होल्डिंग में से कुछ पोर्शन पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, वो करीब करीब 492 करोड़ का है। तो ये आईपीओ बुक बिल्ट प्रोसेस के थ्रू ही होने जा रहा है। एंड आप देख सकते हो कि जो शेयर होल्डिंग प्री इशू एंड पोस्ट इशू है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश इशू भी होने जा रहा है। तो आईपीओ स्टार्ट होगा बुधवार को 22 तारीख को, और फ्राइडे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो नवंबर 30 तारीख को फाइनल हो जाएगा, और रिफंड प्रोसेस 1 दिसंबर से चालू हो जाएगा। और डीमैट में हमारे शेयर्स ये 4 तारीख तक आ जाएंगे, मंडे को। और इसका जो लिस्टिंग डेट फिक्स हुआ है वो ट्यूसडे का है, दिसंबर 5 तारीख का। तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं, 14,980 107 शेयर के लिए। और वो मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, विच विल बी 1,94,740। और इसमें 1,391 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी का अगर प्री आईपीओ शेयर होल्डिंग देखें प्रोमोटर्स का, तो वो 72.28% है। एंड सिंस इसमें ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट है, हमें प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग 62.4% तक ड्रॉप होते हुए दिखेगा पोस्ट आईपीओ के बाद। तो ये है इसके आईपीओ डिटेल। अभी हम सबसे पहले तो इसका पीयर कंपैरिजन देखते हैं, तो देखते हैं कौन से इसके पीयर्स है। एंड उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड प्रोवाइड्स गोल्ड लोन्स, होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड बिजनेस लोन। सो बेसिकली ये रिटेल फोकस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है। एंड सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अमंग द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो गोल्ड लोन, एमएसएमई एंड गोल्ड लोन पर सेट, एंड कंपनीज जो मेनली एमएसएमई, इमर्जिंग सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स रहते हैं, एमएसएमई सेक्टर्स में जो स्मॉल बिजनेसमैन रहते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें मॉर्गेज लोन सच एज हाउसिंग लोन्स, स्मॉल टिकट लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, मीडियम टिकट लोन्स, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, गोल्ड लोन्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करना यही कंपनी का काम है। Company also doorstep model combination of digital and physical initiatives for providing customized services to customers across all products. इनके 575 ब्रांचेस है। एंड स्पेशली इनका जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो जो इंडिया का साउथ वेस्टर्न पार्ट है उसमें है, इंक्लूडिंग स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान। आप देख सकते हो कि जो भी एनबीएफसी कंपनीज रहती है वही इनका बिजनेस है।
स्पेशली जो स्मॉल इंडिविजुअल या बिजनेस बोरोवर्स रहते हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। उसमें होम लोन आता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आता है, बिजनेस लोन आता है, गोल्ड लोन्स आता है, एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट ये लोग ऑफर करते हैं। इसके अगर पीयर कंपैरिजन देखें तो आपने देखा कि रिटेल जो सेक्टर रहता है उसको फाइनेंस करने वाली कंपनीज में बजाज फाइनेंस आता है, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट आता है, बजाज होल्डिंग्स आता है, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। आप देख सकते हो कि जो एक पी रेशियोज है कॉम्पिटिटर्स है, वो करीब करीब 30 के आसपास है, एक्सेप्ट फॉर बजाज होल्डिंग्स एंड श्रीराम फाइनेंस। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये अभी अभी लिस्ट होके आई हुई कंपनी है। अ, अगर यहाँ पे हम जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देखें तो फेड बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब 726 करोड़ का है। एंड जो इसका डिविडेंड यील्ड है वो ज़ीरो है, तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 18 करोड़ के आसपास था। एंड जो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस है उसमें हमें जंप देखने को मिला था 20 करोड़ % के आसपास। सेल्स अगर इसका देखें तो हमें करीब करीब 43 करोड़ का है, और इसमें भी हमें एक 22% का जंप देखने को मिला था। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 8.6% है, कंपेयर टू इट्स पीयर्स एक्सेप्ट फॉर जियो फाइनेंशियल ये सबसे कम है। तो ये है इसके पीयर्स के बारे में। एंड अगर हम आगे चल के इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखते हैं पिछले 5 साल के, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्स से। सो सेल्स 255 करोड़ 2019 में हुआ करता था, जो कि बढ़ के अभी 1180 हो गया है मार्च 2023 में। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 4 गुना से ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिखा है। और अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 172 करोड़ था मार्च 2019 में, वो इंक्रीज होते हुए 738 करोड़ हो गया है मार्च 2023 में। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है उसमें भी हमें एक स्टडी स्टेट दिख रहा है यहाँ पे। और अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तब देख सकते हो 36 करोड़ इन 2019 से बढ़ के ये मार्च 2023 में 180 करोड़ हो गया है। एंड इसका जो डिविडेंड पे आउट है, सो डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, ये 0% ही है इंटायर 5 सालों में। तो यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज है, प्रॉफिट में भी हमें 4-5 टाइम्स इंक्रीज होते हुए दिखा है पिछले 5 सालों में। तो फाइनेंशियली तो ये कंपनी स्ट्रांग नज़र आ रही है। लेकिन हम इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो इक्विटी कैपिटल इसका 230 करोड़ से 322 करोड़ हो गया। रिजर्व जो है वो 229 करोड़ से बढ़ के 1034 करोड़ हो गया। बोरोइंग भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। एंड आप देख सकते हो कि बोरोइंग के साथ साथ इसके एसेट्स भी बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या स्टोरी दिख रही है, तो हमें दिख रहा है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ इसकी बोरिंग्स भी बढ़ रही है और इसके एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। और हमने पीएनएल स्टेटमेंट में देखा कि इसका रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, इसका प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। तो ये ओवरऑल हमारे लिए एक अच्छी स्टोरी है कि कंपनी ओवरऑल बिजनेस में ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है, अपने एसेट्स भी बढ़ा रही है, अपना बिजनेस भी बढ़ा रही है, और साथ ही साथ सेल्स और प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। चलिए आगे बढ़ के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। एंड यस, अगर आपको हमने जो पुराना एक वीडियो हमारा था इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का, वो उसकी एनालिसिस याद रही रहेगी, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्टली सेम स्टोरी दिखेगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी नेगेटिव है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है। हम हमेशा कहते हैं कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट होना चाहिए, लेकिन जैसे कि हमने पुराने वीडियो में भी कहा था, हमारे जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का वीडियो था उसमें, कि कंपनी का काम ही है मार्केट से बोरो करना और लेंड करना और लोन देना। तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं वो दिखेगा कि मार्केट से बोरो हो रहा है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कहीं न कहीं वही कैश लोन के तौर पे दिया जा रहा है इनके कस्टमर्स को, वो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिख रहा है। तो नेट कैश फ्लो हमें यहाँ पे 5 में से 3 साल में पॉजिटिव दिख रहा है। करंट ईयर में भी ये पॉजिटिव ही है, पिछले साल में थोड़ा-सा अलग स्टोरी हमें देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखाई दे रहा है। तो
ये है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, बैलेंस शीट देखी, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा। तीनों स्टेटमेंट हमें एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट कर रही है। लेकिन क्या इतना इनफ है हमें ये डिसाइड करने के लिए कि हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। पहली तो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, हालाँकि ग्रे मार्केट प्रीमियम एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका क्या है? तो अभी का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 8 से 10 रुपए के आसपास आ रहा है। तो जो प्राइस बैंड इन्होंने ऑफर किया है उससे एक मार्जिनल इंक्रीज में भी 5-6% का हो सकता है लिस्टिंग डे को। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमें इसके प्राइसेस ड्रॉप होते हुए भी देखें लिस्टिंग होने के बाद। सेकंड, हमने देखा है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, इनके आईपीओ रिसेंट टाइम में आ रहे हैं और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हमें अच्छा रिटर्न दिया हुआ भी है। लेकिन फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आईपीओ प्राइस आ रहा है वो हल्का सा हमें थोड़ा सा हायर साइड पे नज़र आ रहा है। एंड इसीलिए इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी कम है और मार्केट में इस आईपीओ के बारे में उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें नहीं देखने को मिल रही है। थर्ड थिंग इसमें देखना है कि इसके साथ ही टाटा टेक्नोलॉजीज का भी आईपीओ आ रहा है, जो कोई एक लॉन्ग अवेटेड आईपीओ है। टाटा ग्रुप का नाम भी है उसके साथ। तो इसमें चांसेस है कि थोड़ा इन्वेस्टर का अट्रैक्शन टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ ज़्यादा रहे और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ कम रहे। फोर्थ थिंग हमें ये देखनी है कि लिस्टिंग डे को चाहे जो भी हो, प्राइस, आईपीओ प्राइस पे लिस्ट हो, उससे ज़्यादा पे हो, उससे कम पे हो, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स तो हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। अभी बात आती है जो कंपनी के प्रोडक्ट है उनके बारे में। तो देखिए, ये हमें पता रहता है कि जो एनबीएफसीज रहती है उनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है व्हेन कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर बैंक या इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंडिंग रिटेल इंडिविजुअल्स को करती है, स्मॉल बिजनेसेस को करती है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी करती है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड इस सेक्टर को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उसमें हालांकि एनपीए एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है आने वाले समय में। तो कंपनी एक प्रॉमिसिंग सेक्टर को तो बिलोंग करती है। अभी ये कितना बिजनेस एक्सपांड कर पाते हैं, कितना इफेक्टिवली इनका जो कैपिटल है उसको यूज़ कर पाते हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना कस्टमर बेस बढ़ा पाते हैं, ये हमारे लिए देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। अगर इन चीज़ों पे ये कंपनी खरी उतर जाती है तो ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस पर्टिकुलर आईपीओ में शॉर्ट टर्म गेन शायद हमें ना देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसकी प्राइस ड्रॉप हो और हमें थोड़ा बहुत लॉस भी देखना मिले। अगर आप एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहे हो तो इस आईपीओ में मे बी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है। फाइनेंशियली तो कंपनी जो आज की पोजीशन है उस पर हमें स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन हमें ये एनालाइज करते रहना पड़ेगा कि इसका बिजनेस फ्यूचर में कितना ग्रो हो रहा है। तो बस यही चीज़ें हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना रहता है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के डिसीजन लेने के बारे में। तो हमारी एनालिसिस आशा करते हैं कि आपको पसंद आए रहेगी। आप क्या डिसीजन ले रहे हो फीडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम ट्रैक भी करेंगे इसके लिस्टिंग के बाद और देखते हैं कि इसमें आने वाले समय में कितना ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। तो क्या ये मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है? आज की फाइनेंशियल सिचुएशन देख के तो यस, हमें फाइनेंशियल्स तो कंपनी के स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन इसका एनपीए एक्सपोजर कितना है? आने वाले समय में क्या जो ग्रोथ इसने पिछले 5 साल में दिखा है उसको सस्टेन कर पाएगी? क्या ये जो कैपिटल अभी आईपीओ के थ्रू रेज कर रहे हैं, जो फ्रेश इशू होने जा रहा है, उसे उतना इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे या नहीं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा कम है कंपेयर टू इसके जो पीयर्स है उसमें, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देना है तो फ्रेंड्स, बस यही चीज़ें रहती है जो हमें एनालाइज करनी रहती है, फिर वो चाहे आईपीओ इन्वेस्टमेंट रहे या सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टमेंट रहे। बस हमारे साइड से कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं रहता है, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि आप
किसी भी कंपनी को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस के बेसिस में उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन ले सकते हैं। आपका हमारा वीडियोस को अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमारे सब्सक्राइबर्स भी अभी ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। हम नए नए वीडियोस आप तक लेके आते रहेंगे। एंड प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।